हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी, आप सभी का वेलकम दोस्तों। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे अपने सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ करते हैं क्लास को कंटिन्यू। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और इसके वन शॉट की बात होने वाली है। किसके दोस्तों? वन शॉट आज क्लास की बात होने वाली है और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आने वाले पेपर में इस क्लास से 99% पेपर यहाँ से बैठ जाएगा। ठीक है? तो आप कॉपी और नोट पेन अपने हाथ में लीजिए और साथ में बातों को लिखते भी रहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात होगी दोस्तों। हिंदी मीडियम में ज़्यादातर अपन वर्बली बात करेंगे और इंग्लिश में इधर लिखा हुआ भी है, लेकिन दोनों लिखावट और दोनों में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है? आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेके आएगा। जब आपको लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, ठीक है ना? तो क्या दोस्तों, एक विमान को ऊपर जाने के लिए हवा के खिलाफ जाना पड़ता है, ना कि हवा के साथ। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विरोइड। क्या दोस्तों इसमें विरोइड? सबसे पहले कौन आया इसमें? विरोइड क्या होता है? ठीक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था? टीओ डाइनर। क्या नाम था दोस्तों? टीओ डाइनर। ठीक है? टीओ डाइनर ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो विरोइड की खोज की थी। ठीक है? और क्या था विरोइड के बारे में इसमें? अ, विरोइड मीन्स क्या होता है? वायरस लाइक। विरोइड मीन्स क्या होता है दोस्तों? वायरस लाइक। ठीक है ना? क्या दोस्तों? विरोइड का अर्थ क्या होता है इसपे? वायरस लाइक। कैसा लाइक दोस्तों? वायरस लाइक। और दूसरी बात में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। किससे देखा जाता है दोस्तों? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। ठीक है? और उसके बाद में ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट मतलब इसके पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये अपने एक ही सोर्स से भोजन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में इसको कहाँ से खोजा था? कहाँ से डिस्कवर किया था? पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज हो रहा था, वहां से इसको खोजा था। ठीक है? उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या होता है? नेक्ड होता है, सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और प्रोटीन कोड इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो आपको पूछे विरोइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट है। इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है और जो कैसा है? नेक्ड और क्या है? सर्कुलर होता है। ठीक है? स्मॉलेस्ट प्लांट पैथोजन दैट इनफेक्ट प्लांट ओनली। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो विरोइड है ओनली किसको अफेक्ट करता है या किसमें और रोग रोग उत्पन्न करता है? केवल पौधों में। और एक होता है प्रियन। प्रियन किस पे? केवल एनिमल में। ठीक है? सबसे छोटा प्लांट पैथोजन पूछा तो भी किसका नाम बताना आपको? विरोइड का। जिसकी खोज किसने? टीओ डाइनर ने। किसमें की थी? कौन से डिजीज पे? पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर में इसकी खोज की थी, जिसको केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसका लो मोलिकुलर वेट होता है, मतलब इसका आणविक भार क्या होता है दोस्तों? बहुत हल्का होता है ये। और ये कैसा होता है? ऑब्लिगेट, मतलब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये केवल एक जगह एक सोर्स से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, विरोइड के द्वारा कौन-कौन से इसमें डिजीज होते हैं अपने। ठीक है? पहला आ गया इसमें पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर। ये किसमें होता है? पोटैटो में। वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा कडंग-कडंग, या इसको बोल दो कडंग-कडंग डिजीज है ना, कोकोनट। ठीक है ना? और उसके बाद में सिट्रस एक्ज़ोकॉर्टिस। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर, कडंग-कडंग और तीसरा कौन-सा इसमें? सिट्रस एक्ज़ोकॉर्टिस। ठीक है ना? इन तीनों बातों को अच्छे से याद रखना है। बाकी वाले याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक। एक है इसमें टोमेटो बंसी टॉप और दूसरा है इसमें कौन-सा दोस्तों? क्राइसेंथेमम का। कौन-सा इसमें? क्राइसेंथेमम का। ठीक है ना? यस। तो बड़ा है इसमें, विरोइड अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको? थियोडाइनर ने खोज की थी, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, ठीक है ना? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, नेक्ड सर्कुलर इसमें क्या होता है और प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है और सबसे छोटा प्लांट पैथोजन है और ओनली प्लांट में डिजीज उत्पन्न करता है। और इसके डिजीज, ये 3 डिजीज आप वेरी इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है? सेकंड है इसमें कौन आपके? फाइलोस्फेयर। कौन है दोस्तों सेकंड? फाइलोस्फेयर। ठीक है ना? सेकंड कौन है इसमें आपके? फाइलोस्फेयर। के फाइलोस्फेयर क्या होते हैं? ठीक है ना? तो आपको देखने हैं फाइलोस्फेयर और एक शब्द होता है क्या दोस्तों? राइजोस्फेयर। एक तो फाइलोस्फेयर और एक तो कौन होता है इसमें? राइजोस्फेयर। फाइलोस्फेयर इसके ऊपर आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे दोस्तों इसके अपन? आगे बात करेंगे, अभी के लिए इसको रहने दो। नेक्स्ट होता है सिम्बायोसिस। कौन होता है इसमें? सिम्बायोसिस। ठीक है? सिम्बायोसिस या इसको एक तरीके से क्या बोल दो? सिम्बायोटिक बोल दो। क्या बोलते हो दोस्तों? सिम्बायोटिक। ठीक है? तो आप सभी अच्छे से जानते हो। एक होता है लाइकेन। एक क्या होता है दोस्तों? लाइकेन। ठीक है? कौन होता है दोस्तों? लाइकेन। इससे बोर्ड में आज लिखा नहीं जाता है ना, लेकिन ट्राई करेंगे इसमें लिखने की भी। एक होता है कौन दोस्तों? लाइकेन। और लाइकेन किससे? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। तो किसका इंडिकेटर होता है? SO2 का। किसका होता है दोस्तों? SO2 का इंडिकेटर भी होता है। दूसरी बात में माइकोराइजा। किसको देख लो दोस्तों? माइकोराइजा को। ठीक है ना?
किसको? माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके? कवक। किसके दोस्तों? कवक और उच्च पादपों की जड़ों के मध्य क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। मतलब एक रहने के लिए जगह दे रहा है और दूसरा इसको क्या लाके दे रहा है? न्यूट्रिएंट लाके दे रहा है। ठीक है? जो अपने माइकोराइजा है इसमें कवक और उच्च पादपों की जड़ें, हायर रूट की प्लांट की जो रूट होती है, रूट इसको रहने के लिए जगह देगी और थोड़ा-थोड़ा इसको भोजन भी देती रहेगी और वो इसको क्या लाके देगा? कवक कवक पौधे को लाके देगा न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट में भी स्पेशली ध्यान रखना, जो माइक्रोराइजा ये कौन-सा प्रोवाइड करता है? फास्फोरस। कौन-सा दोस्तों? फास्फोरस और फास्फोरस के अलावा कभी कोई पूछे तो कौन-सा करता है इसमें? जिंक। कौन-सा दोस्तों? जिंक को भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? इन दोनों का आप अच्छे से ध्यान रखना। यस। बढ़ते हैं अपन आगे इसमें। सिम्बायोसिस आपके हो गया, दोनों का सहजीवी संबंध होता है, आप सभी अच्छे से जानते हो और भी इसको अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? तो दिया होगा यहाँ पे, दिया नहीं आगे दिया है, इसको अपन बात कर लेंगे और भी इसकी वजह से आप सिम्बायोसिस लेके दोगे। नेक्स्ट बात आती है इसमें प्लाज्मिड। कौन बात आती है दोस्तों? प्लाज्मिड। ठीक है ना? इसकी अपन बात करते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? इसकी बात करें दोस्तों। यस। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, व्हिच इज कैपेबल फॉर रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। स्वतंत्र है अपने आप में और क्या कर सकता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है अपने आप। ठीक है ना? तो अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया क्या है? इसमें प्लाज्मिड है और ठीक है ना? ये अपने सेल्फ क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है। तो आपको तो इसमें इतनी बात लिखनी है दोस्तों। क्या बात इसमें? प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है और जो इसकी कैपेसिटी क्या है या ये किसके लिए कैपेबल है? तो इसमें रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब सेल्फ अपने आप में क्या कर सकता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है ना? इस बात को आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है इसमें? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स क्या होता है? अपने आप। जो अपना भोजन क्या बनाए? अपने आप बनाए। उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इधर देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना? तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप इज ए ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओवन न्यूट्रिएंट्स या बोल दो इट्स ओवन फूड। ठीक है ना? अपना भोजन अपना खुद ही बना सकते हैं। ऑटो मीन्स और ट्रॉप मीन्स का फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और उसके बारे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलो या क्या बोलो इसमें दोस्तों? फूड बोलो, अपना खुद ही बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है ना? नीचे एक परिभाषा और दी है। फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, ये किसका एग्जांपल है? ये ऑटोट्रॉप्स का ही एग्जांपल है दोस्तों। किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉप्स का ही एग्जांपल होता है। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है। ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, ये किसका एग्जांपल है? तो ये दोस्तों किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल है। ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या? स्वयं बना सकते हैं। अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ठीक है ना? अपना भोजन क्या बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं। यस। तो अपने इसमें क्या ऑटोट्रॉप्स भी हो गया? क्या दोस्तों? ऑटोट्रॉप्स भी होगा ये। ठीक है? उसके बाद कौन रह रहा है इसमें? अमीनाइजेशन। क्या इसमें? अमीनाइजेशन। ये देखो ऐसे 3-4 प्रोसेस होती है। एक होती है अमीनाइजेशन, ठीक है? और एक क्या होती है इसमें? अमोनिफिकेशन और एक क्या होती है इसमें? नाइट्रिफिकेशन। ऐसे 3-4 प्रोसेस होती है। इन सभी की अपन बात करने वाले हैं आज। तो देखो इसमें अमीनाइजेशन में क्या होता है? तो इसमें प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में। ध्यान रखना, जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों? एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? अमीनाइजेशन बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों इसको अपन? अमीनाइजेशन बोलोगे। ये देखो यहाँ प्रोटीन है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना? और साथ में एनर्जी भी इसमें रिलीज हो रही है। अगर एमिनो एसिड है वो किसमें हो जाए? अमोनियम में हो जाए, NH4 प्लस में, या अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बन जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। ध्यान रखना इस बात का। अमीनाइजेशन फर्स्ट प्रोसेस होती है। प्रोटीन है वो किसमें वापस आ जाता है? एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड से अमोनिया बनेगा, इसको बोलोगे अमोनिफिकेशन। क्या बोलोगे? अमोनिफिकेशन। ठीक है? और अमोनिया है, अमोनिया से क्या बन जाएगा फिर आपके? नाइट्रेट, और नाइट्रेट से फिर क्या बन जाएगा? सॉरी नाइट्राइट, नाइट्राइट से क्या बन जाएगा? नाइट्रेट। तो आप बोलोगे नाइट्रिफिकेशन। तो अपने पास में कितने प्रोसेस हो गई? 3। फर्स्ट वन अमीनाइजेशन, सेकंड वन अमोनिफिकेशन और थर्ड वन कौन सी दोस्तों? नाइट्रिफिकेशन। अमीनाइजेशन में प्रोटीन कन्वर्ट एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड कन्वर्ट अमोनियम या अमोनिया बोल दो, तो वो क्या कहलाएगा? अमोनिफिकेशन। और अमोनिया था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? नाइट्रेट में, तो इसको बोलोगे आप नाइट्रिफिकेशन।
ठीक है? और नाइट्रिफिकेशन में आपको बताएँ 2 बैक्टीरिया काम आते हैं। पहले आता है नाइट्रोसोमोनास और उसके बाद कौन आता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना? तो इसका फंक्शन भी पूछा जाता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? तो वो क्या करेगा दोस्तों, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा अमोनिया को नाइट्राइट में? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास से सॉरी जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, वो कौन कन्वर्ट करेगा? नाइट्रोबैक्टर। पहले आएगा नाइट्रोसोमोनास मोनास और उसके बाद आएगा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है? ये 3 प्रोसेस है, अच्छे से आपको क्या रखनी है इसमें, याद रखनी है दोस्तों। लास्ट में आ गया इसमें पाश्चराइज़ेशन। कौन आ गया दोस्तों? पाश्चराइज़ेशन। फिर बताओ देगा पाश्चराइज़ेशन क्या होता है? आप किसने इसको डिस्कवर किया था? लुईस पाश्चर ने। किसने किया था दोस्तों? लुईस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? पाश्चराइज़ेशन आ गया तो सीधा-सा इसका मतलब इतना मान लो आप एक बार के लिए कि कितने इसमें बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? कम होगा। इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा दोस्तों? कम होगा, ठीक है ना? और अब इसका टाइप्स पहला है एलटीएलटी, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना? पहला कौन-सा है इसमें? एलटीएलटी, ठीक है ना? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और दूसरा कौन-सा है? तो दूसरा इसमें दे रखा है देखो इधर एचटीएसटी, ठीक है? ये हो गया अपने इसमें दूसरा। पहले वाले में ढंग से नहीं लिखा है तो आपने उधर लिख दिया, इसको देख लेना। और उसके बाद में तीसरा आ गया यूएसटी। कौन आ गया दोस्तों तीसरा इसमें? यूएसटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। क्या बोलते हैं दोस्त इसको अपन? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। देखो इसमें दूसरे की फुल फॉर्म क्या होगी? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। पहले की क्या थी? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम और लास्ट की क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब इसमें टाइम कितना है और टेम्परेचर कितना है वो बात आपकी पूछी जाती है। तो इसमें टेम्परेचर कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम कितना है इसमें? 30 मिनट। कितना टाइम है दोस्तों? 30 मिनट, ठीक है ना? और इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? इसको अपन क्या होल्डिंग मेथड, जो एलटीएलटी है, इसको अपन होल्डिंग मतलब धारण विधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसको किस नाम से जानते हैं? कंटीन्यूअस मेथड। क्या दोस्तों? कंटीन्यूअस। टेम्परेचर कितना रखते हैं इसमें? तो टेम्परेचर अपन कितना रखते हैं इसमें? 71 से 73 या एक बोल दो इसमें 71.5 और टाइम कितना रखेंगे? ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड। टाइम कितना दोस्तों? 15 सेकंड इसमें रखा जाता है, ठीक है? ऊपर वाले में देखो 30 मिनट 63 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे वाले में 71.5 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में कौन? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें कितना? तो इसमें बोल दो 148 से 150 बोल दो और टाइम कितना? 1 से 5 सेकंड। 1 से कितना है दोस्तों? 5 सेकंड है, ठीक है ना? अभी तो अपन कह रहे थे इसमें कि अपन इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाता ही नहीं है। तो ये तो ओनली फॉर 1 से 5 सेकंड के लिए गए हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट गर्म थोड़ी हो जाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है ना? यस। अब देखो, जो पास्चुराइज़्ड मिल्क होता है या आप बाहर से सरस की, अमूल की जो भी मिल्क लाते हो, उसपे देखना लिखा होगा पास्चुराइज़्ड मिल्क। क्या लिखा होगा इसमें? पास्चुराइज़्ड मिल्क। और ये ओनली जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, उसी को किल करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ये कभी भी किल नहीं करता, ठीक है ना? इससे आप दही बना सकते हो इज़िली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टरलाइज़ अगर मिल्क का कर दिया, तो उसका आप दही नहीं बना सकते, उसमें हार्मफुल और बेनिफिशियल सब बैक्टीरिया लॉस हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो अपना पहला कौन-सा विरोध अच्छे से बात हो गई। फाइलोस्फीयर अपन का आगे बात करेंगे, सिम्बायोसिस के एग्जांपल भी दे दिया और दोनों की डेफिनिशन भी बता दी, क्लासमेट भी बता दिया। जो अपना आप सेल्फ स्वतंत्र है किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ऑटोट्रॉप्स की बात हो गई और इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी वो भी बता दिया। अमीनाइजेशन बात हो गई और अमीनाइजेशन साथ में 2 प्रोसेस और बात कर ली। एक तो अमोनिफिकेशन और एक कौन-सी थी? नाइट्रिफिकेशन। और लास्ट में कौन? पास्चुराइजेशन, इसकी भी बात हो गई। तो फर्स्ट वाला क्लियर है दोस्तों सभी के? कमेंट करके जवाब दोगे, ठीक है ना? अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं? नेक्स्ट बात आती है इसमें यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कौन से दोस्तों? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, ये तो आप जब 8th क्लास में थे ना, याद करो आज से 10,000 वर्ष पहले, उस समय भी आप पढ़ते थे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंतर। वार्षिक में क्वेश्चन आता था, 4 नंबर का डिफरेंस लिखना होता था। फिर भी अपन इसकी आज बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो भाई प्रोकैरियोटिक में क्या होता? वेल डेवलप्ड सेंट्रियोल्स नहीं होता, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? इसकी अब ये अपन आज बात करेंगे दोस्तों। यस, तो देखो इसमें एक तरफ है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक तरफ है कौन-सी? यूकेरियोटिक।
ये इधर तो कौन सी अपने पास, ये तो है कौन से दोस्तों, प्रोकैरियोटिक, और इधर कौन से इसमें, यूकैरियोटिक। कौन से दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है, अविकसित होती है, इसका सीधा सा अर्थ आप तो इतना समझो कि इसमें वेल डेवलप क्या नहीं होता है, तो इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप या बोल दो सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्ण विकसित, क्या दोस्तों, पूर्ण विकसित आपके कौन प्रेजेंट होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में इधर कौन है, प्रोकैरियोटिक में आकार में छोटी होती है, और वो क्या होती है, यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, केंद्रक कला क्या होती है, एब्सेंट होती है। केंद्रक कला क्या होती है, एब्सेंट होती है इसमें, किसमें, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, इसमें कुछ कोशिकांग भी पाए जाते हैं, तभी इसमें ऑर्गन डेवलप नहीं होते। इसमें क्या, कुछ प्रेजेंट होते हैं ओनली, और इधर क्या होता है इसमें, इसमें लगभग क्या होता है दोस्तों, सभी प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इसमें सभी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या प्रजनन में कम समय लगता है, और इसमें क्या प्रजनन में अधिक समय लगता है। और भी आपको डिफरेंस इसमें कुछ पता होगा वो भी लिख दो तो भी बात सही है, और जो आपको अच्छे से याद है वो लिखना। लेकिन पहला डिफरेंस ये इसमें जरूर लिखना कि इसमें वेल डेवलप्ड या फिर क्या, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना, बाकी आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लिख दोगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें 17s पाया जाता है डीएनए, और किसमें 60s पाया जाता है, सब लिख दोगे तुम इसमें। ठीक है, यूकैरियोटिक हो गई, प्रोकैरियोटिक हो गई। उसके बाद में किसकी बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद में है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। क्या दोस्तों, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। अब देखो कंपोस्ट का सीधा सा अर्थ है, आपके पास में क्या था, कोई भी सड़े गले पदार्थ थे, ठीक है ना, या कूड़ा कचरा जैसे भी था, और इसका आपने क्या करवाया, अपघटन करवाया। क्या करवाया दोस्तों, अपघटन करवाया। किसकी उपस्थिति में, प्रॉपर ऑप्टिमम मॉइस्चर, है ना, प्रॉपर नमी की उपस्थिति में आपने क्या करवाया, उनका अपघटन करवाया। ठीक है ना, क्या करवाया दोस्तों, अपघटन। अब अपघटन एक तो ये स्थिति है कि आपने क्या करवा दिया उसका, अर्थवर्म की उपस्थिति, मतलब केंचुए की उपस्थिति में, और एक आपने ऐसे ही गड्ढे में डाल दिया। अगर ऐसे ही गड्ढे में डाल दिया उसको, और अच्छे तरीके से उसको सड़ाया है, अपघटन कराया है, तो उसको बोल दिया क्या अपन ने, कंपोस्ट। और अगर उसी कंपोस्ट में आपने क्या डाल दी, केंचुए, तो उसको क्या बोल दिया, तो क्या बोल दिया उसको अपन ने, वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट। और आप अच्छे से बात जानते हो क्या, कि कंपोस्ट है, इसके अलग अलग मेथड है, जैसे बेंगलोर विधि, इंदौर विधि, नाडेप विधि, ठीक है ना, कोयम्बटूर विधि, ये अलग अलग क्या इसके मेथड है। और वर्मी कंपोस्ट अपन क्या काम में लेंगे, अर्थवर्म काम में लेंगे, केंचुए काम में लेंगे। ठीक है ना, केंचुओं की भी अलग अलग स्पीसीज होती है, एपीजी के, एंडोजी के, डायोजी के। एपीजी के जो सोil सरफेस पर रहते हैं, ठीक है ना, 1 मीटर के गहराई तक रहते हैं। एंडोजी के वो क्या रहते हैं, इसमें नीचे रहते हैं गहराई में। और डायोजी के जो एंडोजिक थे वो 3 मीटर से ज्यादा, और डायोजिक 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं। और अपने राजस्थान में या इंडिया में हाईएस्ट जो काम में लिया जाता है वो कौन सा, आइसिनिया फोर्टिडा काम में लिया जाता है। और जो कौन सी कैटेगरी में आता है, एपीजी कैटेगरी में आता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपसे कई बार यही पूछ देता है, तो कंपोस्ट बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, तो वो कौन से थे दोस्तों, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, ठीक है ना, नाडेप विधि। तो ध्यान रखना है इसमें, इंदौर विधि किसने दी थी, अल्बर्ट वार्ड यशवंत डी वार्ड ने 1924 से 1931 के मध्य दी थी। और दूसरे अपने बेंगलोर विधि सीएन आचार्य ने दी थी। और बेंगलोर विधि कैसी होती है, एनएरोबिक अवायवीय, और इंदौर विधि कैसी है, वायवीय। ठीक है, तो ये तो आप लिख दोगे, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, कंपोस्ट और वर्मिंग कंपोस्ट में, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो आप। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, रसायन रासायनिक संश्लेषी, और क्या दोस्तों इसमें प्रकाश संश्लेषी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। ठीक है ना, कीमो ऑटोट्रॉप्स, और कौन है इसमें, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो, फोटो मीन्स क्या हुआ इसमें, प्रकाश। क्या हुआ दोस्तों, प्रकाश। आप समझ गए होंगे पहले ही, फोटो मीन्स क्या हुआ इसमें, प्रकाश हुआ। तो इसमें प्रकाश में क्या होने वाला है, तो देखो इसमें
फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या होगा, ये एनर्जी कहाँ से लेगा, लाइट से। कहाँ से लेगा दोस्तों, लाइट से लेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और कार्बन सोर्स क्या होगा इसका, CO2 होगा। और इसके एग्जाम्पल कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक बार आप स्लाइड पे ध्यान नहीं देके जो मैं कह रहा हूँ उस बात को लिखें, ठीक है ना। तो पहला कौन सा था इसमें अपने, कीमोटोट्रॉप्स, और दूसरा कौन सा था इसमें, फोटोऑटोट्रॉप्स। फोटोऑटोट्रॉप्स में आप पहले क्या लिखोगे, इसका एनर्जी सोर्स कौन होता है, लाइट। दूसरी बात लिखो इसमें, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है इसमें, इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन सोर्स कौन लिखोगे इसका, CO2। और अब लिखो इसके एग्जाम्पल, BGA, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात है इसमें कीमोऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या लिखोगे, एनर्जी, एनर्जी सोर्स कौन होता है इसका, या फिर कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, ये केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, तो यहाँ भी कौन होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन सोर्स कौन है इसका भी, CO2। एग्जाम्पल कौन है इसके, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। तो दो बात आपके क्लियर हुई पहले। अभी इस स्लाइड पे नहीं देखना है, स्लाइड से पहले कुछ बात लिखनी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लेना जिसने नहीं लिखी है, या वीडियो को बैक कर लेना आप। फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या लिखोगे, एनर्जी सोर्स लाइट, इलेक्ट्रॉन डोनर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन सोर्स कौन है, CO2। और एग्जाम्पल किसको लिखोगे, PGA, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी बात में कीमोटोट्रॉप्स में एनर्जी सोर्स कौन है इसका, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन सोर्स CO2। और एग्जाम्पल नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो स्लाइड पे क्या कह रही है, कीमोटोट्रॉप्स कौन दोस्तों, कीमोटोट्रॉप्स, these are the organism which obtain their energy by oxidizing electron donor। तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या करेगा, एनर्जी को ऑक्सीडाइज करेगा और वहां से ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और अपने कीमोटोट्रॉप्स में कहा था, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन होता है दोस्तों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। केमिकल कंपाउंड लिखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलो, केमिकल कंपाउंड बोलो, दोनों बात तो एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद में क्लासिफाइड एज कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड कीमोलिथोट्रॉप्स। क्लासिफिकेशन में इसमें अपने कोई मतलब नहीं, इसके दो टाइप्स होते हैं, मैं आपको बता दूं कीमोटोट्रॉप्स के, ठीक है ना। कितने टाइप्स होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला है कौन इसमें, कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स, कीमोलिथो, ठीक है ना। कीमोलिथो में तो अपने जो भी कंडीशन बताई थी वो सेम थी इसमें। एनर्जी, केमिकल एनर्जी कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन सोर्स कौन है, CO2 है, और एग्जाम्पल भी वही है। दूसरा इसका टाइप्स कौन है, कीमो कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप। तो कौन है, कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स नहीं, ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। तो इसमें कौन है, केमिकल एनर्जी, ये काम में लेगा, कौन सी एनर्जी काम में लेगा, केमिकल एनर्जी। और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन सोर्स कौन है, वो भी क्या है इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके एग्जाम्पल जितने भी डीकम्पोजर है, जितने भी डीकम्पोजर है वो किसके, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपको मैंने जो वर्बली बताई है वो बात लिख लेना, ये तो ठीक है, आप थोड़ी सी कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो इसको बात को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोटोट्रोट्रॉप्स में। फोटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर प्रोटॉन्स इन ऑर्डर टू एक्वायर एनर्जी। एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेंगे, फोटो से, और जो प्रोटॉन के रूप में नीचे आएगी उसी को एनर्जी के रूप में काम में लेंगे। एनर्जी सोर्स मेनली कौन है इसका, सनलाइट। अपन अभी कहा था ना, एनर्जी सोर्स कौन है इसका, सनलाइट है। कौन है दोस्तों, सनलाइट। उसके बाद में तो भी क्लासिफाइड किया गया है, तो मैं आपको क्लासिफाई बता दूं दूसरा आप क्लासिफिकेशन कौन सा, एक तो फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स और एक है इसमें फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स। फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स में क्या लिखोगे इसमें, एनर्जी लाइट, इलेक्ट्रॉन डोनर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बन सोर्स CO2। फॉर एग्जांपल BGA, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा इसका टाइप कौन था, फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स, एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगा, लाइट से। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बीच में आ रहा है ना, फोटो ऑर्गेनो, ऑर्गेनो तभी आया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा था ना वो केमिकल का टाइप,
हीमो ऑर्गेनो, उसमें ही ऑर्गेनो वर्ड तभी आया जब इसका इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? और इसका CO2 सोर्स कौन है? वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके एग्जांपल कौन है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये किसके एग्जांपल है? फोटो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल है, ठीक है ना? और जो इंग्लिश मीडियम से है कोई, तो वो इधर से बात देख लेना, हिंदी मीडियम मैंने आपको वर्बली बता दिया दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो वर्मिंग कंपोस्ट हो गया, इसमें यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक हुआ, कीमोट्रॉप्स फोटोट्रॉप्स ये भी हो गया। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन, कौन है दोस्तों? इमोबिलाइजेशन। एक होता है मिनरलाइजेशन और एक होता है कौन दोस्तों इसमें? इमोबिलाइजेशन। तो देखो इसमें इमोबिलाइजेशन क्या होता है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट होता है? इनऑर्गेनिक में, तो उसको अपन बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। इसका रिवर्स हो जाए, इनऑर्गेनिक कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिसने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, किसका एग्जांपल लिया है? नाइट्रोजन का। किसका एग्जांपल लिया दोस्तों? नाइट्रोजन का, ठीक है ना? जैसे नाइट्रोजन कौन सा था ये नाइट्रोजन? ये नाइट्रोजन था कौन सा दोस्तों? ऑर्गेनिक। कौन सा था? ऑर्गेनिक। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया इनऑर्गेनिक। किसमें कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इमोबिलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इमोबिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है? और इसमें CN रेशियो कितना है? इससे ज्यादा होना चाहिए, 25:1 से ज्यादा होना चाहिए, किसमें? इमोबिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। और मिनरलाइजेशन में 25:1 से CN रेशियो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ से 25:1 का है मुख्यतः। एक तो मैंने क्वेश्चन देखे थे उसमें ऐसा दिया हुआ था कि मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए CN रेशियो कितना होना चाहिए? तो मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके लिए CN रेशियो कितना होना चाहिए दोस्तों? 20:1 से क्या होना चाहिए इसमें? कम होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा था इसमें इमोबिलाइजेशन के लिए, तो वो कितना था इसमें? 30:1 से क्या होना चाहिए? CN रेशियो ज्यादा होना चाहिए। वहाँ ये आंसर लिखा हुआ था। तो ठीक है, ये भी इसी के रेंज में, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 25:1 से कम मतलब कितना? 20:1 से कम है। और 25:1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या? 30:1 से भी ज्यादा है। तो दोनों बातें आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? इमोबिलाइजेशन मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ऑर्गेनिक में, तो इसको अपन बोलते हैं इनमोबिलाइजेशन। और किसके लिए कितना रेशियो, वो भी बात ध्यान रखना। तो इसमें इमोबिलाइजेशन की बात हो गई। नेक्स्ट है इसमें साइलेज। कौन रहा दोस्तों? साइलेज। तो देख लो, ये इसके पास साइलेज पड़ा है। आपको पता होना चाहिए साइलेज कैसी कंडीशन में, ग्रीन जो फोल्डर होता है उसको हार्वेस्ट करके एनएरोबिक कंडीशन में इसको स्टोर किया जाता है। कैसी कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन में उसको कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। और इसका पीएच कितना होता है? तो पीएच इसका 3.5 से 4.2। एसिड इसमें, या इसमें जो स्वीटनेस होती है वो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण दोस्तों? लैक्टिक एसिड के कारण। और भी इसमें एसिडिक नेचर होते हैं, वो एसिटिक एसिड वगैरह खूब पाए जाते हैं, लेकिन जो स्वीटनेस है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। और ये हमेशा किससे बनाया जाता है साइलेज? तो साइलेज बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट रिच क्रॉप से। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा इसका? मक्का हो गया बेस्ट, बाजरा हो गया, लेकिन सबसे बेस्ट में आपको जब भी ऑप्शन मिलेगा मक्का का ही मिलेगा, ठीक है ना? 12 सप्ताह या 3 माह इसको बनने में समय लगता है, किसको? सैलेज को, ठीक है? सैलेज के बारे में बात आप, और सैलेज बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइलोइंग या इन साइलोइंग। और इसके भी बनाने की प्रोसेस अलग अलग है, कोई ट्राइपॉड मेथड, ट्रेंच मेथड। अपने इंडिया में ज्यादा कौन सा फेमस है? ट्रेंच मेथड, मतलब खाई बना के। और दूसरी बात में, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसका इमोबिलाइजेशन हो गया, साइलेज भी हो गया, ये बात तो इतनी हो गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन। देखो माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव, फूड स्पॉइलेज मतलब फूड को क्या कर दिया? खराब कर दिया। किसने कर दिया? सूक्ष्म जीवों ने कर दिया। और फिर उसका क्या करना है? उसका प्रिजर्वेशन करना है, वो खराब नहीं हो, ठीक है? तो देखते हैं इसमें, ये देखो इधर इसमें माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज। माइक्रोबियल में कौन आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। कौन आएंगे दोस्त इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपन बात करें तो कौन आ रहा है इधर? बैक्टीरिया है। कौन है इसमें? बैक्टीरिया, यीस्ट, और कौन है? मोल्ड है,
ये इसमें क्या है, मेजर फूड स्पॉयलर्स या फूड को खराब करने वाले हैं। आपने देखा होगा रोटी 3-4 दिन तुम रखो, जब बारिश का सीजन होता है उसपे क्या ईस्ट वगैरह, मोल्ड वगैरह लग जाती है। तो वो यही तो होता है, इसको स्पॉइल तो करते हैं। और दूसरी बात में दे प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम दैट डिकम्पोज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ये अलग-अलग प्रकार के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जो अपना वो फूड होता है उसको ये क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इधर इसकी डेफिनेशन दी हुई है देखो, ये तो उसकी प्रिजर्वेशन की। हाँ, इधर मोल्ड, मोल्ड आर द मेजर कॉजेस ऑफ स्पॉइलेज। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया, मोल्ड है, इस पे ये क्या होते हैं, फूड को खराब करने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा खराब करता है वो कौन करता है, मोल्ड करता है। ठीक है, मेजर मेजर कॉजेस ऑफ स्पॉइलेज। और ये वाटर एक्टिविटी को, इससे बचने के लिए क्या करो, पानी की मात्रा को कम कर दो। बैक्टीरिया क्या होता है, स्पॉइल फूड विथ रिलेटिवली हायर वाटर एक्टिविटी। जहाँ वाटर ज्यादा होता है वहाँ बैक्टीरिया, और जहाँ वाटर कम है वहाँ पर मोल्ड। और ये यहाँ सीक्वेंस दी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू गेट इनटू द फूड फ्रॉम ए सोर्स। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में उसका ग्रोथ की फेवरेबल एनवायरनमेंट में, और ग्रोथ के बाद में क्या किया उसने, ग्रोथ के बाद में क्या किया दोस्तों, सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम, काफी अच्छे समय में रह के उसने क्या किया, स्टोर फूड में रह के सफिशिएंट टाइम तक उसने अपने अच्छे से फैलाव किया। और उसके बाद में एलो सफिशिएंट नंबर ऑफ नेसेसरी टू कॉज स्पॉइलेज और चेंजेस इन फूड। फिर फूड में क्या कर दिया, उसको खराब कर दिया, उसको चेंज कर दिया। और उसके बाद में प्रोड्यूस एंजाइम टू स्पॉइल द फूड। एंजाइम प्रोड्यूस के अलग अलग प्रकार के, और जिससे क्या हो गया, जो फूड था वो खराब हो गया दोस्तों। ठीक है ना, ये तो बात हो गई थी माइक्रोबियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड स्पॉइल हो रहा था। अब है इसमें प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का ऐसी बात है, उसको स्पॉइलेज से क्या करना, सेफ रखना। स्पॉइलेज से क्या रखना, उसको सेफ रखना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। और फूड प्रिजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप पब्लिक स्लो डाउन फूड स्टोरेज। या तो फूड स्टोरेज को बिल्कुल बंद करना, या तो उसको कम कर देना। ठीक है, उसकी क्वालिटी, डेबिलिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू कोई भी किसी भी प्रकार की कम नहीं होना चाहिए, और वो फूड लॉन्ग समय तक स्टोर किया जा सके। इंपॉर्टेंस क्या फूड प्रिजर्वेशन के, वेस्ट होने से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। ठीक है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, क्वालिटी मेंटेन रहती है, और उसको वर्ष पर रख सकते हैं, और सेव एनर्जी एंड टाइम, एनर्जी और टाइम भी इसमें सेव रख सकते हो। आपको बताएं जैसे वो क्षेत्र कैसे, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, या फिर जहाँ रेगिस्तान होता है, वो जो फौजी वगैरह होते हैं, आर्मी जो बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है ना, वो कोई सेव को रोजाना थोड़ी जाएंगे मार्केट लाने, तो वो यही तो काम में लेंगे, प्रिजर्वेशन वाले। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर एज बायो फर्टिलाइजर। सीधी सी बात है, किसकी बात होगी इसमें, बायो फर्टिलाइजर की। तो देखो इसमें स्क्रीन इस प्रकार से है, तो आप स्क्रीन को क्या कर लेना, सीधे कर लेना। ठीक है ना, आप स्क्रीन को क्या करना, सीधे कर लेना अपने हिसाब से। तो देखो बायो फर्टिलाइजर है, वो कितने प्रकार का, मेनली आपके मुख्यतः दो प्रकार का ही काम आता है। तीसरा कार्बनिक पदार्थ है, वो अपने काम का नहीं है। नाइट्रोजन और कौन इसमें, फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन है वो भी कितने प्रकार का दोस्तों, इसमें दो प्रकार का, एक तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा कौन सा होता है, एसिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक को आपको क्या भी बोल सकते हो, उसको फ्री लिविंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्री लिविंग। तो जो सहजीवी है वो आगे कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक तो नोड्यूल फॉर्मिंग, और एक क्या होता है इसमें, नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, जिसको बोलते हैं बिना गांठ बनाकर, और एक होता है गांठ बनाकर। ठीक है, गांठ बनाएगा वो भी कहाँ, एक तो रूट में, और एक कहाँ बनाएगा, तने में। तने में तो आपको पता है सेसपेनिया प्रोस्टाटा बनाता है, ओनली टेंचा की प्रजाति। और बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, एजोला। और एजोला किसमें, धान के खेत में। और जड़ में गांठ बनाकर करेगा वो कौन, राइजोबियम ब्रेडी, राइजोबियम फ्रैंकिया, ये किसमें आगे, जड़ में गांठ बना के। दूसरा इधर है असहजीवी, या इसको बोल दो एसिम्बायोटिक, या बोल दो इसको फ्री लिविंग। तो कौन, एजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, ठीक है, एजोस्पिरिलम, क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम ये कैसा, अवायवीय, कैसा है इसमें, अवायवीय ये। साइनोबैक्टीरिया, बीजीआई वगैरह ये इसमें आ जाएंगे। इसके बारे में फास्फोरस, ये दो प्रकार के, एक तो फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, और एक होते हैं फास्फोरस एब्जॉर्बेशन। मतलब एक तो फास्फोरस अवशोषक, और एक फास्फोरस घुलनशील। घुलनशील का एग्जांपल कौन है, बेसिलस व सुडोमोनास, ये तो दो बैक्टीरिया। और फंगस कौन है, एस्परजिलस व पेनिसिलियम नाइगर। ठीक है, और फास्फोरस अवशोषक का एग्जांपल कौन है, वैम, वैम है ना, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोजा, और कौन है इसमें, ग्लूमस। ये इसके एग्जांपल है दोस्तों। तो आप लिख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में एजोला,
और पैडी के फील्ड में किस प्रकार से एजोला हेल्प करता है उसके बारे में आपको जानना है। तो आप जानते हो एजोला मुख्यतः किसके खेत में प्रयोग करते हैं? धान के खेत में। और एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, वाटर फर्न है, फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एजोला क्या है? तो एजोला क्या है इसमें दोस्तों? फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न, मतलब फ्रीली वाटर के ऊपर तैरती रहती है, ये फ्लोट करती रहती है। और ये कैसा है? सहजीवी है, ठीक है। एजोला एनाबिना व एजोला पिन्नाटा, एजोला एनाबिना व एजोला पिन्नाटा, इन दोनों के मध्य आपस में क्या होता है? सहजीवी होता है। एजोला एनाबिना एक तो इनके मध्य सहजीवी आपस में, और एक एजोला पिन्नाटा, इन दोनों के मध्य आपस में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है, ठीक है ना। एजोला और ये बीजीए की दोनों की प्रजाति है, आपस में सहजीवी संबंध है। और उसके बाद में एजोला का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। और एजोला कितना? 40 से 60 केजी की दर से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है पर हेक्टेयर। और भारत में सर्वाधिक एजोला पिन्नाटा, ये वाला जो सहजीवी सहजीवी संबंध है, ये काम में लिया जाता है। और नीचे लाइन भी लिखी हुई है, फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न होता है। और इसमें 3 से 5% तक नाइट्रोजन पाई जाती है एजोला खुद में। एजोला खुद में 3 से 5% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, पर हेक्टेयर में कितना? 40 से 60 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये बात हो गई एजोला की। और एजोला क्या है? फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न है, और जो किसमें पेड़ी में मुख्यतः काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका, डिफाइन राइजोस्फीयर। अब अपने वो बात आ गई, पहले अपन ने बात की थी ना, वो क्या फाइलोस्फीयर क्या था, ठीक है ना। तो फाइलोस्फीयर क्या था उसको भी अपन बात करेंगे, और राइजोस्फीयर क्या है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो देखो इसमें, डिफाइन राइजोस्फीयर, गिव द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर राइजोस्फीयर इफेक्ट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस इन प्लांट न्यूट्रिशन। राइजोस्फीयर क्या है और कौन कौन से इसको फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो देखो इधर लिखा है, राइजोस्फीयर मतलब क्या? राइजो मतलब रूट। राइजो मीन्स क्या हुआ दोस्तों? रूट। रूट के आसपास आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलोगे? राइजोस्फीयर बोलोगे, ठीक है ना। और पत्तियों के सराउंडिंग का जो एरिया है उसको आप क्या बोलोगे? फाइलोस्फीयर। तो दो बात क्लियर हो गई। राइजोस्फीयर मतलब रूट, और फाइलोस्फीयर मतलब कौन इसमें? लीफ। लीफ के जो सराउंडिंग एरिया फाइलोस्फीयर, रूट के जो सराउंडिंग एरिया उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर, ठीक है ना। अब देखो रूट के जो हाइफी, जो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो अगर जहाँ ज्यादा फैली है उसको बोल दिया हाइपोस्फीयर, ठीक है ना। और राइजोस्फीयर और हाइपोस्फीयर दोनों को मिला के क्या बोल दिया इन्होंने? माइको राइजोस्फीयर। क्या बोल दिया इन्होंने? माइको राइजोस्फीयर बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में हाँ देखो, राइजोस्फीयर क्या होता है? द रीजन ऑफ द सोइल इन कॉन्टेक्ट विद द रूट ऑफ ए प्लांट। रूट के कॉन्टेक्ट में जो सोइल का पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? राइजोस्फीयर। इट कंटेन मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट composition is affected by root activities. In other word, it is an environment under the influence of a plant. ये plant क्या करते हैं? Influence करते हैं। The rhizosphere is the zone surrounding the root of plant. Root के surrounding area है उसको क्या बोलते हैं? Rhizosphere बोलते हैं। In which complex relation exists among the plant, the soil microorganism and soil itself. भाई soil के खुद के और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मध्य यहाँ पर क्या होता है? गहरा संबंध होता है इनके मध्य, ठीक है। उसके बाद में ये देखो इसमें ऊपर तो क्या लिखा है इसमें? फाइलोस्फीयर। फाइलोस्फीयर मतलब कौन सा है? ये पत्तियों वाला क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? पत्तियों वाला क्षेत्र है। और राइजोस्फीयर कौन सा? ये रूट वाला क्षेत्र है। राइजोस्फीयर कौन सा है? रूट वाला क्षेत्र है इसमें, ठीक है ना। राइजोस्फीयर कौन सा है? रूट वाला क्षेत्र है। और उसके बारे में क्या लिखा है? ये क्या हेल्प करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। ग्रेटर फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग फॉस्फोरस को सोल्यूबल बनाता है। और नाइट्रोजन का क्या करता है? मिनरलाइजेशन भी करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस आ गया। इंक्रीज प्लांट रेजिस्टेंस एंड रिलायंस टुवर्ड्स बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिजीज इटीसी से, और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से भी बचाता है इसको, ठीक है। अब देखो कौन कौन से राइजोस्फीयर को फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इतना ज्यादा तो आपको लिखना है नहीं, आपको बस एक एक हेडिंग ध्यान रखना है इसमें। सोयल कैसी है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, सोयल अमेंडमेंट्स और फर्टिलाइजर कैसे यूज किया आपने, सोयल का पीएच क्या है, ठीक है। सोयल का पीएच होगा वही क्या होगा? उसी को बोलते हैं राइजोस्फीयर पीएच। और रूट टाइप कौन सी है? टैप रूट है, एडवेंटियस रूट है। और प्लांट की स्पीसीज पर भी डिपेंड करता है ये सब बातें, ठीक है ना। आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये हेडिंग हेडिंग इसके बारे में लिखनी है दोस्तों। अब आपको जानना है इसमें ट्रांसडक्शन क्या दोस्तों? इसमें ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया की एक मेथड है, उसको रेप्लिकेशन होने की या रिकॉम्बिनेट रिकॉम्बिनेशन होने की, ट्रांसडक्शन क्या होता है?
ठीक है ना? उसके बारे में भी अपन बात करेंगे साथ में। ट्रांसक्रिप्शन सीधी भाषा में बोले, जिंडर व लीडरबर्ग 2 वैज्ञानिक थे जिसका क्या नाम था? जिंडर व लीडरबर्ग ने साल्मोनेला में इसको खोजा था बैक्टीरिया में। ट्रांसक्रिप्शन को किसने खोजा था? जिंडर व लीडरबर्ग ने। और कौन से बैक्टीरिया में? साल्मोनेला में। ठीक है ना? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू यूजिंग बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का यूज करके एक से दूसरे में बैक्टीरिया में क्या कर देंगे ये? ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे? डीएनए को। तो ये देख लो इधर क्या है? बैक्टीरियोफेज, ये वायरल डीएनए यूज किया एक तरीके से, वो बैक्टीरियोफेज बोल दो। और ये बैक्टीरिया का क्या था? डीएनए था। और ये इसके आपस में कॉन्टेक्ट में आ गया और ये फिर पूरा सब कुछ मिक्स हो गया और इधर क्या कर दिया? इसमें ट्रांसफर कर दिया दूसरे में, जिसको बोल दिया ट्रांसफेक्शन। तो लैंग्वेज वही है, बैक्टीरियोफेज का उपयोग करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को क्या करना? ट्रांसफर करना, ट्रांसलेशन कहलाता है। और खोज किसने की थी? तो वो की थी जिंडरबर्ग लेडरबर्ग ने। साथ में क्या दिया इसमें? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको भी देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आपको पूछे ट्रांसफॉर्मेशन को किसने प्रपोज किया था? ग्रिफिथ ने। और ग्रिफिथ ने कब? 1928 में। ठीक है ना? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। किसमें? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में किया था। इन्वायरमेंटल में, इन्वायरमेंट में क्या होता है? डीएनए वो क्या होता है, या जो इसका न्यूक्लिक एसिड जो भी होता है वो कहाँ? इन्वायरमेंट रहता है। इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? बैक्टीरिया अपटेक करते हैं। ठीक है ना? अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जेनेटिक मटेरियल को इन्वायरमेंट से अपटेक किया जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया, 1928 में दिया था। और कौन से बैक्टीरिया में दिया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में दिया था। ठीक है, अब आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज का अपना जो वन शॉट क्लास थी वो अच्छे से कंप्लीट हो गई, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसी आपको क्लास लगी उसके बारे में हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बार बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं थी और आपके एग्जाम जस्ट पास थे, तो मैंने देखा इस लैपटॉप से और टैब से भी क्लास एक रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।